मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो वीकली मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट्स है जो आपको जानना जरूरी है। मार्केट क्या सस्टेन करेगा और वाटर क्राइसिस मुंबई का कितना इंपैक्ट कर सकता है, कौन सी कंपनीज को, ये सब मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को हिट कर देना। क्लियर, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वार की न्यूज चल रही थी, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई वार खत्म हो चुकी है, डील इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो चुकी है ईरान यूएस के बीच में। बट इसराइल बीच में वापस अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डील पॉस्टपोन होती हुई दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे इसराइल ने वापस अटैक किया लेबनान पे। ठीक है, ये डेफिनेटली नेगेटिव चीजें हैं। तो यहाँ पे ईरान डेप्यूटी एफएम ने बोला कि भाई हम लोग रेडी तो है डील को यहाँ पे साइन करने के लिए, बट अगर ये वार अभी नहीं रुकती है तो हम लोग नेगोशिएशन जो हम लोगों ने किया है वो वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव बात है। और ये जो इशू आते हुए दिखाई दे कि भाई अटैक नहीं होना चाहिए था, बट इसराइल ने अटैक किया और यहां पे ये ईरान धमकी दे रहा है, ये टोटली नेगेटिव है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्रूड ऑयल वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा पैनिक वापस स्टार्ट हुआ है। अब मैं देखो वापस मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो ये डेफिनेटली इसराइल ज्यादातर कंट्रोल कर रहा है वार को। ठीक है, भले वार यूएस ईरान के बीच में चल रही है, बट इसराइल कंट्रोल कर रहा है। इसराइल वापस अटैक कर देता है, वार वापस स्टार्ट हो जाती है। बट देखो दोनों देश को समझौता करना ये पक्की बात है। यूएस ईरान को दोनों को समझौता करना है। अगर नहीं करना होता तो ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो डिजिटली साइन होना होता, ठीक है, ये हो चुका है, ये नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप पूछे सर क्या पैनिक आएगा, आंसर इज नो। हाँ, छोटा मोटा वॉलिटिलिटी आपको दिख सकती है, बट पैनिक नहीं होगा। क्लियर, तो आपको घबराना नहीं है। हर मार्केट में आपको न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़ वाले बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, ढिमका बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, देखो आपका डर ही मार्केट में आपको लॉसेस करवाता है, आप सभी लोग जानते हैं। क्लियर, मैंने ही पहले आपको बोला था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो आप देखोगे मार्केट कहां नीचे गया। सो वॉलेटिल होगा, ये बात पक्की है, वॉलेटिल होगा, बट पैनिक नहीं करना है। क्लियर, अब वॉलेटिल कितना होगा समझो बात को। अगर मैं वीकली चार्ट यहां पे देखूं निफ्टी का, तो पॉज कैंडल बनाई थी। ठीक है, अब यहां पे गैप क्रिएट हुआ है, हो सकता है ये गैप फिलअप करने जाए, विच इज अराउंड 23,600। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,200 का। तो ये जो गैप है, अगर मान लो मंडे गैप डाउन ओपन होता है तो ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। क्लियर, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, भाई वार खत्म हो गई कि भाई इसराइल भी मान गया, ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर मार्केट वापस 24,500 को तरफ भागने की कोशिश कर सकता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने कि मार्केट कहां ओपन होता है। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो रेंज चेंज हो जाएगी। रेंज हो जाएगी फिर 30,800 से लेके 24,500। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मंडे, तो फिर रेंज चेंज हो जाएगी 23,600 से लेके ऊपर की रेंज 24,200। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो रेंज टोटली चेंज होती हुई दिखने वाली है। क्लियर, ये मंडे गैप अप गैप डाउन पे डिपेंड करेगा मार्केट। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैंने आपको बता दिया मार्केट में घबराना नहीं है। क्रूड ऑयल में अगर बात करते कि सर क्रूड ऑयल में क्या होगा, क्रूड ऑयल में वीकली चार्ट क्या है। क्रूड ऑयल 200 डेमा के आसपास आ चुका है। अब जनरली क्रूड ऑयल सपोर्ट लेता है, मैंने आपको पहले भी सिखाने की कोशिश की। 200 डेमा पे आया है, सपोर्ट लेगा तो चांसेस है कि वापस एक पुल बैक करेगा, 80-85 तक जाने की कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल। क्लियर, तो ये टेम्पररी पुलबैक होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। नीचे जो क्रूड ऑयल का सपोर्ट है वो है अराउंड $70 का। वहां कितनी भी खत्म हो जाए, $70 के नीचे जनरली जल्दी क्रूड ऑयल नहीं जाएगा। ओके, सो 70 एक फाइनल सपोर्ट है क्रूड ऑयल का अभी के लिए। ऊपर एक रेजिस्टेंस है $85 to $90 का, देखते कहां तक क्रूड ऑयल जाता है। एंड देखो गोल्ड एंड सिल्वर में भी वॉलेटिलिटी वापस आ चुकी है। गोल्ड सिल्वर अभी रिसेंटली काफी क्रैश हुआ था। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्ड सिल्वर क्रैश क्रैश के फॉर्मेशन बता रहे हैं। गोल्ड सिल्वर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सिल्वर यूएस मार्केट में, तो सिल्वर $60 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर ये $60 को ब्रेक करता है सिल्वर, ठीक है, तो जाके आपको सिल्वर फिर यहां पे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, विच इज अराउंड $50 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा, $50-55 के आसपास। $60 का मल्टी मल्टी सपोर्ट है। चांसेस है कि एक छोटा मोटा पुल बैक आएगा अगर 60 के आसपास सिल्वर आता है तो। ठीक है, और अगर आप पूछे सर इंडियन करेंसी में क्या होता है, इंडियन करेंसी में 2 लाख, 2 लाख के आसपास है तो एक पुल बैक छोटा सा आ सकता है। बट जैसे ही 2 लाख ब्रेक हुआ, आप ये समझ के चलो इजीली इंडियन मार्केट में सिल्वर 1,30,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। सो सिल्वर हाई चांसेस है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 1,30,000 को आएगा।
ठीक है, आपको माइंड प्रिपेयर रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आ सकता है, ठीक है, तो माइंड एकदम प्रिपेयर रखना। रही बात गोल्ड की, तो देखो गोल्ड भी काफी ऊपर से फॉल किया, 1,80,000 का हाई आने के बाद 1,47,000 तक पहुंचा। गोल्ड में भी एक सपोर्ट है 1,40,000 का, मल्टी सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो इजीली गोल्ड 1,20,000 या 1,00,000 को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्या फ्यूचर में गोल्ड 1,00,000 के आसपास आएगा? चांसेस है, ठीक है, 1,20,000 तो आएगा ही आएगा, 1,00,000 देखने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर कोई ज्यादा सिचुएशन हुई तो 1,00,000 भी मिलने के चांसेस दिख सकते हैं। ओके, बात, आई होप ये बात समझ में आ रही है। सो फ्यूचर में, नॉट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नेक्स्ट वीक में, फ्यूचर में ये चांसेस है। आपको सिर्फ सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट टूटता है कि नहीं, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट के लिए। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी कंपनी का चार्ट है? डेली चार्ट है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं चार्ट्स पढ़ना, क्योंकि चार्ट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और क्यों सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फ्राइडे को एक सर ने मुझे कांटेक्ट किया था। सर ने बोला था कि सर मैंने जस्ट ये स्टॉक को बेचा और ये स्टॉक भाग गया, ठीक है। अब ये स्टॉक में आपको एक बात मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि स्टॉक की मोमेंटम को देखो कि क्या वो कह रहा है, ठीक है। आपका लॉस हमेशा वहीं पे होता है जहां पे आपको पेशेंस नहीं होता। तो अगर आप देखोगे स्टॉक यहां से वर्टिकल भागा, 200 डेमा को टेस्ट किया, फॉल कर गया, फॉल बहुत तगड़ा वाला फॉल किया, सर ने यहां तक होल्ड किया, फिर पुल बैक आया, फॉल किया, पुल बैक आया, और आप देखोगे तो यहां पे एमएससीडी क्रॉसओवर हो चुका था, सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब हुआ था। आपको ये इमारतें दिख रही है ग्रीन कलर की, ठीक है, ये यहां पे सेलिंग प्रेशर आया, फिर रेड कलर की इमारतें आई जो बहुत तगड़ी रेड थी, उसके बाद इमारतें डिक्रीज हुई, ज्यादातर बाइंग सिग्नल आपको एमएससीडी क्रॉसओवर में दिखाई दे। और आप देखोगे एक दो दिन पहले जस्ट एमएससीडी क्रॉसओवर हो भी चुका था, पॉजिटिव सिग्नल्स थे। ट्रेंड भी अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे ट्रेंड देखो, ये क्लियर ट्रेंड था कि ये साइडवेज था। देखो ये साइडवेज ट्रेंड था, यहां पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, 200 डेमा के आसपास जा रहा था। ध्यान से देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, उसके आसपास ये घूमने की कोशिश कर रहा था, उसके नजदीक जा रहा था। जैसे ही नजदीक पहुंचा ब्रेकआउट हो गया 200 डेमा के ऊपर, ठीक है। तो ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए, ये डेली चार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ये चार्ट्स रीड करो, देखो कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्या ब्रेकआउट बोल रहे हैं, ब्रेकडाउन बोल रहे हैं। आप पूछते कि सर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते तो पता कैसे चलता? जैसे ही ये लेवल टूट जाता, ये ब्रेकडाउन का सिग्नल आ जाता, या फिर यहां से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनने के चांसेस थे, अगर होते तो वो यहाँ पे ये स्टॉक क्रैश हो जाता, फिर बहुत तगड़ा नीचे आता, यहां तक भी आ सकता था। क्लियर, विच इज अराउंड 15 to 20% का फॉल। सो चार्ट्स हमेशा बोलते हैं। देखो कौन सी कंपनी, मुझे कमेंट करके बताना। ये फ्राइडे को मोमेंटम हुई थी, आपको पता चल जाएगा, जाके चेकआउट करो कि कौन सी कंपनी 7, 8, 10% मोमेंटम हुई है मिड कैप इंडेक्स ने, ठीक है। ये अ, एक टाइम पे बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था, एक टाइम पे 20% की लोअर सर्किट मारी थी, ठीक है, जिसके नाम के पीछे कुछ रेक्टिफायर जैसा है। चलिए फटाफट बात करते हैं। ओके, देखो ज्यादातर चीजें मैं बता चुका हूं, एक चीज और ध्यान में रखिएगा। देखो इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट क्रैश हुआ है 82% मई मंथ के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी हाइक होती हुई दिखाई दी और डिमांड हिट हुई। और डिमांड क्यों हिट होती हुई दिखाई दी, समझो बात को। देखो अभी मोदी जी ने बताया, आप लोगों को बताया था कि भाई आपको सिल्वर गोल्ड नहीं खरीदना है, इसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। देखो इंपोर्ट क्रैश कब होता है? आप समझो कि मान लो कि भाई गोल्ड की अगर डिमांड है, ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी ज्वेलर्स है वो गोल्ड ज्यादा खरीदेंगे, सिल्वर ज्यादा खरीदेंगे। अगर ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई देगा। बट आप देखोगे ज्वेलर्स बाई नहीं कर रहे, अगर वो बाई नहीं करेंगे तो इंपोर्ट कहां से होगा? तो इन शॉर्ट में डिमांड यहाँ पे तगड़ी क्रैश हो चुकी है। ओके, तो इससे आप ये समझ के चलो कि बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज में इंपैक्ट आपको मंडे दिखाई दे सकता है या नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। सो बहुत ज्यादा केयरफुल है ना ज्वेलरी कंपनीज में, वॉलेटिलिटी दिख सकती है और उनके जो रिजल्ट्स है वो काफी हद तक वीक आने के भी चांसेस आपको दिखते हैं। आई बात समझ में? तो लाइक मान लो कि भाई कलियन ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, या आरबीजेड ज्वेलर्स हो गया, ये सब में आपको यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी मंडे या नेक्स्ट वीक में दिखने वाली है। क्लियर, और उनके रिजल्ट्स भी वीक आने के चांसेस है बिकॉज ऑफ दिस। अब देखते हैं यहाँ पे कितने आते हैं। बट क्या देखो पैनिक का सिचुएशन बनता है? आंसर इज नो।
देखो गवर्नमेंट पब्लिक गोल्ड खरीदना बंद नहीं करेगी, उल्टा आरबीआई ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया है, तो गोल्ड डिमांड कम नहीं होने वाली। ये सिर्फ टेम्पररी रिएक्शन है जिसकी वजह से ये सब गोल्ड कंपनीज में मान लो फॉल आएगा, ठीक है। बट गोल्ड इज अ मेन एसेट ऑफ इंडियन मार्केट। मान लो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है बट गोल्ड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। हाँ, वो प्राइस फ्लक्चुएट होती है बट वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। मान लो कि आज की तारीख में इंडियन रुपीस की वैल्यू 100 रुपए है डॉलर्स के सामने, ठीक है। कल मान लो यहाँ पे 500 रुपए हो जाए डॉलर के सामने, बट उस टाइम पे गोल्ड 1 लाख पे नहीं होगा। उस टाइम पे हो सकता है गोल्ड 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इंडियन लोग, इंडियन पब्लिक गोल्ड डेफिनेटली खरीदने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सो आपको ज्वेलरी कंपनी में ज्यादा पैनिक नहीं करना है। चलिए, आरबीएल बैंक में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक बैंक है जो यूएई का है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है। इन्होंने आरबीएल बैंक के अंदर 60% का स्टेक ले लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अब बात समझो, ये अगर फॉरेन बैंक एंट्री कर लेते हैं ना तो ये सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती है आरबीएल बैंक जैसी, ठीक है। तो आप ये समझो कि कंपनी जो पहले थी वो अब नहीं रही, ये जो बैंक पहले था वो अब नहीं रहा, वो अब फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है और इनका प्रेजेंस अब बहुत तगड़ा बढ़ सकता है क्योंकि फॉरेन बैंक की एंट्री मेजोरिटी स्टेक में है। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है 400 का, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है फिर सीधा इसका रेजिस्टेंस आ जाता है 700 का, ठीक है, जो प्योर ब्रेकआउट जोन में दिखाई देगा। तो 400 का रेजिस्टेंस से देखते हैं कि 400 को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर कर लेता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव और विन विन सिचुएशन हो जाएगी आरबीएल बैंक के लिए, ठीक है। तो आप ये समझो कि आरबीएल बैंक का जो भविष्य है यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स है वो आगे जाके तगड़े चेंज हो सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सर वाटर क्राइसिस की वजह से मुंबई में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे ये बताओ, और कंपनी में कौन सा इंपैक्ट आएगा। देखो, सबसे पहला जो इंपैक्ट आएगा वो डेफिनेटली बिल्डर्स होंगे, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज कंपनीज होंगी ना, लाइक मान लो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई या ओबेरो रियलिटी हो गई, ये ज्यादातर कंपनीज में इंपैक्ट आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रेजेंस वहां पे ज्यादा है मुंबई के अंदर। और देखो, हर कंस्ट्रक्शंस में पानी यूज होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। रेती सीमेंट उसको मिक्स करने के लिए पानी चाहिए होता है और बिल्डिंग में भी पानी चाहिए होता है, पानी छिड़कना पड़ता है, और ठीक है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कि भाई पानी यूज नहीं कर सकते, वाला ना यूज नहीं कर सकते। इवन पानी वॉशिंग के लिए भी यूज करना ना बोल दिया मुंबई गवर्नमेंट ने। तो पॉइंट देखो, प्रॉब्लम डेफिनेटली है, उसकी वजह से रियल एस्टेट में इनकी बैलेंस शीट में रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, ये सब कम होंगे क्योंकि देखो पैसा तो देना ही है कर्मचारियों को, ठीक है। तो वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा बट काम नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लस रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली किल्लत होने वाली है प्रॉपर्टीज कंपनीज को, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनीज में तगड़ा पैनिक आने वाला है, थोड़ा कॉशियस रहना। और अगर बारिश नहीं होती है तो सिर्फ मुंबई में नहीं, बहुत सारी कंपनीज में इंपैक्ट आने वाला है, बहुत सारी कंपनीज में इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला अगर देखो, हम लोगों ने ये सुना था कि बारिश जो होने वाली थी वो अब तक नहीं हुई है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एलेपिनो, जो नाम, जो भी नाम है उसका, क्लियर। तो बादल बन ही नहीं रहे यहाँ पे इंडिया पे जो इस टाइम में बारिश कर रहे थे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टीज कंपनीज सबसे मेन इंपैक्ट वहां पे आएगा, एफएमसीजी कंपनीज सेकंड इंपैक्ट वहां पे आएगा। सो केयरफुल है ना, क्योंकि एफएमसीजी में भी उनके मार्जिन कम होते हैं, तो वहां पे भी तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है। आई बात समझ में? तो ये दो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, प्लस लॉजिस्टिक कंपनीज, चौथा ये वाली कंपनीज, प्रॉपर्टीज कंपनीज, क्लियर। और ज्वेलरी कंपनीज तो है ही, ज्वेलरी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। अब लोग खाने पीने पे फोकस करेंगे या फिर ज्वेलरी खरीदने में, और वैसे भी डिमांड कम हो चुकी है ज्वेलरी की, ठीक है। तो ज्यादातर सेक्टर्स, आप ये समझो ज्यादातर सेक्टर्स में इंपैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके डेवलपिंग सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर, वहां तक पूरा इंपैक्ट आपको दिखने वाला है। एक महीना अगर मानसून नहीं हुआ ना भाई, सब पागल हो जाएंगे, सब पागल हो जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखेगा। और मार्केट में वॉलेटिल आएगा। आप पूछे सर मार्केट कितना क्रैश होगा उस टाइम पे, अगर ये इंपैक्ट एक महीना और रहता है, तो मान लो एक महीना बारिश नहीं होती है तो वापस मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं, 1000 पॉइंट तो इजीली ले लेगा निफ्टी, ठीक है, 1000 पॉइंट ले लेगा। ऐसा मत सोचो कि भाई 19,000 18,000 आएगा। हाँ, आएगा इंपैक्ट, बट 1000 पॉइंट चांसेस है, उससे ज्यादा नहीं। बट अभी अभी क्यों सोचना, बात समझ में आ रही? पहले बारिश होने होगी नहीं होगी एक महीना पहले देख लो, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, बट हाँ, ये इंपैक्ट आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, एफएमसीजी में, प्रॉपर्टीज में।
ओके, सबसे इंपॉर्टेंट देखो नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन-कौन सी है। तो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे कि नहीं, डिपेंड करेगा। हालाँकि नहीं बढ़ाने वाले, बट उनका आउटपुट मैटर करता है। मंडे है। मंगलवार को इंडिया का पीएमआई डेटा आने वाला है, नया आईपीओ ओपन होने वाला है एडविक ज्वेल्स। इसका मैं आईपीओ बना चुका हूँ वीडियो, शॉर्ट वीडियो। मेरी शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। तो मुझे इन तीनों में आईपीओ में जो मेन बोर्ड के हैं, उसमें मुझे एडविक ज्वेल्स ज़्यादा पसंद दिख रहा है। ठीक है। चौथा एक एसएमई है, इसका मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाया, मैं इसका बना के आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे 3 मेजर आईपीओज़ हैं, एक और आईपीओ है जो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं, व्हिच इज़ अराउंड सीएएसएम टेक्नोलॉजीज़। इसका ग्रे मार्केट अपडेट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? तो मैं 1-2 दिन वेट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे कि कंपनी में क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है? मुझे अभी एडवेट ज्वेल्स ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा आएँगे अप्लाई करने के लिए एडवेट ज्वेल्स के अंदर। चलिए, ओके, इसके अलावा यूएस कोर प्राइस इंडेक्स, वो डेटा आने वाले हैं। वो चेक करता है कि यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट या फूड प्राइसेस वो कितने बढ़े हैं, वो चेक करता है। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे कि पर्सनल इनकम में कितना चेंजेस हुआ है, कितना स्पेंडिंग हुआ है, और ये डेटा सबसे इम्पोर्टेंट कर सकता है, मैटर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें भी की जा रही है यूएस मार्केट के अंदर। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इंडिया का डिपॉजिट एंड बैंक लोन ग्रोथ, वो फ्राइडे को आने वाला है। बैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, और फ्राइडे को मार्केट भी बंद है। ठीक है? तो आपको 1 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। बट शॉर्ट एंड सिंपल में, क्या सर नेक्स्ट वीक में पैनिक आएगा? आंसर इज़ नो। नेक्स्ट वीक में वॉलेटाइल थोड़ा होगा मार्केट, बट पैनिक नहीं है। ये बात याद रखना। और आप मिड कैप इंडेक्स को देखो, लाइफ हाई के आसपास पहुंच रहा है। मिड कैप इंडेक्स क्लियर कट ब्रेकआउट जोन में है, और वो नेक्स्ट वीक को मार्केट में शायद एक ब्रेकआउट ला सकता है। नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट ला सकता है। तो आप अगर मिस करें ना स्टिल रैली को, म्यूचुअल फंड अगर आपने लमसम नहीं किया है, एसआईपी नहीं किया है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। क्योंकि मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट नियर है। आप बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। ठीक है? अगर आपको ऐसे भी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे भी आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।